यह कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने मुगलों की विशाल सेना के सामने भी सिर नहीं झुकाया, जिसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, जिसकी तलवार में आग थी और आंखों में बगावत। उसके पास ना मुगल जैसी बड़ी फौज थी, उसने मुगलों को रोक दिया। ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने हार से पहले मौत को गले लगाया। नाम था रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बांदा, वर्तमान उत्तर प्रदेश में चंदेल वंश के राजा कीर्ति सिंह के यहां हुआ था। चंदेल राजपूतों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली था, जिन्होंने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे। यह वही काल था जब उत्तर भारत में अफगानों और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। इसी काल में जन्मी एक बेटी, जिसका नाम रखा गया दुर्गावती। वो चंदेल वंश की राजकुमारी थी। उनके पिता कीर्ति सिंह चंदेल एक वीर योद्धा थे। चंदेल और गोंड राजाओं के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए दुर्गावती का विवाह गोंडवाना साम्राज्य के युवराज दलपत शाह से हुआ। गोंड राजवंश मूल रूप से एक जनजातीय साम्राज्य था, लेकिन दलपत शाह ने चतुराई से कई हिंदू राजवंशों से गठबंधन कर गोंडवाना को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया था। शादी के कुछ वर्षों बाद ही दलपत शाह की मृत्यु हो गई और तब रानी दुर्गावती विधवा हो गई। उस समय उनका बेटा वीर नारायण केवल 5 साल का था। अब संकट की घड़ी थी। एक तरफ बाहरी दुश्मन गोंडवाना की ताकत को कमजोर समझकर हमला करने की सोच रहे थे। दूसरी ओर दरबार के कुछ लोग महिला के राज करने पर आपत्ति जता रहे थे। लेकिन रानी दुर्गावती ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने मंत्री आधार कौल और सेनापति राजा मकरध्वज के साथ मिलकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने न केवल शासन को स्थिर किया, बल्कि गोंडवाना को आर्थिक, प्रशासनिक और सामरिक रूप से और मजबूत बना दिया। उन्होंने किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की, कई तालाब और झीलें बनवाईं। अपनी राजधानी गढ़मंडला, वर्तमान जबलपुर, को सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बनाया। उन्होंने खुद भी तलवारबाजी, तीरंदाजी और हाथी की सवारी में दक्षता हासिल की थी। सन 1564 मुगल बादशाह अकबर का सेनापति असफ खान गोंडवाना पर हमला करता है। वजह, गोंडवाना एक स्वतंत्र हिंदू राज्य था और अकबर उसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। आसफ खान ने सबसे पहले रेवा, नर्मदा नदी पार की और गोंडवाना के इलाकों में आगजनी और लूटमार शुरू की। रानी दुर्गावती ने केवल 20,000 सैनिकों के साथ मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया। उन्होंने अपने हाथी सरस्वती पर चढ़कर युद्ध का नेतृत्व किया। मुगल सेना की तुलना में उनकी सेना छोटी थी, लेकिन आत्मबल और नेतृत्व में कहीं अधिक ऊंची थी। नरई नाला के पास, वर्तमान में जबलपुर जिले के पास, 3 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती के सेनानायक मारे गए। खुद रानी भी तीर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। जब उन्हें लगा कि अब पकड़ में आ जाएंगी या हार जाएंगी, तो उन्होंने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपनी कटार से खुद को मारकर वीरगति को चुना। 24 जून 1564, यही वो दिन था जब भारत ने एक सच्ची वीरांगना को खो दिया। उनकी स्मृति में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय और कई स्थानों का नामकरण हुआ। भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। वे गोंड जनजाति के लिए आज भी देवी समान है। जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। रानी दुर्गावती की कहानी हमें सिखाती है कि एक नारी चाहे तो पूरे साम्राज्य को संभाल सकती है और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकती है। रानी दुर्गावती कोई साधारण रानी नहीं थी। उन्होंने युद्ध कला में वही प्रशिक्षण लिया था जो एक राजपूत योद्धा लेता है। उनके पास 3 मुख्य सेनाएं थीं। हाथियों की सेना, जिसे उन्होंने खुद प्रशिक्षित किया था। घुड़सवार सेना, जिनमें चुने हुए योद्धा थे। धनुर्धारी और तलवारबाज सैनिक, जो पहाड़ी युद्ध में निपुण थे। जब असफ खान ने हमला किया, तब उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, ताकि संख्या में कम होते हुए भी वे दुश्मन को ज्यादा हानि पहुंचा सके। नरई की घाटी का युद्ध, रानी ने अपना अंतिम मोर्चा नरई नाले के किनारे पर लिया था, जो एक प्राकृतिक रक्षा रेखा की तरह काम करता था।
इस घाटी के 3 ओर पहाड़ थे और चौथी तरफ से मुगल सेना को आने का मार्ग मिल रहा था। रानी ने वही मोर्चा संभाला। पहले 2 दिन मुगलों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन तीसरे दिन उनके तीर लगने से सेनापति मकरध्वज मारे गए और रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके अंगरक्षकों ने उन्हें युद्ध क्षेत्र से हटने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिस भूमि की रक्षा का वचन मैंने लिया है, वहां से पीछे हटकर मैं कैसे जीवित रह सकती हूं। जब मुगलों ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने देखा कि अब दुश्मन उन्हें बंदी बना लेगा, तो उन्होंने अपने कटार से खुद को वीर गति दी। रानी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? रानी की मृत्यु के बाद उनका बेटा वीर नारायण ने थोड़े समय के लिए राजपाट संभाला, लेकिन मुगल ताकत बहुत ज्यादा थी। असफ खान ने गोंडवाना के कई हिस्सों को लूट लिया, लेकिन वह पूरा राज्य अपने नियंत्रण में नहीं ले सका। गोंड जनजातियों ने जंगलों में जाकर फिर से खुद को संगठित किया और एक लंबे समय तक स्वतंत्रता बनाए रखी। रानी दुर्गावती को भारत की 5 महान वीरांगनाओं में गिना जाता है। झांसी की रानी, पद्मावती, अहिल्याबाई, ताराबाई के साथ उन्होंने एक आदिवासी राज्य को न सिर्फ ऊंचाई दी, बल्कि मुगलों जैसी शक्तिशाली ताकतों से टक्कर ली। वे भारत की पहली आदिवासी महिला योद्धा रानी मानी जाती हैं, जिन्होंने युद्ध भूमि में मृत्यु को गले लगाया। रानी दुर्गावती के वीरगति प्राप्त करने की खबर जंगलों, पहाड़ियों और गांवों तक आग की तरह फैल गई। गोंडवाना के लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं था, गौरव था। हर गोंड योद्धा ने ये कसम खाई कि वे अपने राजा और रानी की भूमि की रक्षा करेंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। रानी के बलिदान के बाद कुछ समय तक असफ खान ने जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह गोंडवाना के मूल जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को पूरी तरह जीत नहीं पाया। गोंड योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और मुगलों को लंबे समय तक परेशान किया। इतिहास में रानी की पहचान कैसे बनी? रानी दुर्गावती को इतिहासकारों ने बहुत सम्मान के साथ याद किया है, लेकिन उनकी कहानी को स्वतंत्रता संग्राम से पहले उतना महत्व नहीं मिला। परंतु जैसे जैसे भारत में आजादी की भावना बढ़ी, रानी दुर्गावती को एक आदर्श वीरांगना के रूप में पुनः पहचाना गया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी उनका उल्लेख किया और लिखा, रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की उन वीरांगनाओं में थीं, जिन्होंने अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपने लोगों की रक्षा के लिए मृत्यु को गले लगाया, लेकिन गुलामी को स्वीकार नहीं किया।